हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश कुमार फ्रॉम बायोसिको। आज हम लोग इंडोक्राइनोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। हम लोग पहले देखेंगे इसका एनाटॉमी एंड फर्दर फिर देखेंगे फिजियोलॉजी। ठीक है, तो इसका एनाटॉमी देखें तो इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं और इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है और इसी के ऊपर प्रेजेंट होता है दैट इज हाइपोथैलेमस। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसके दो लोब में जो फ्रंटल लोब होता है इसको हम लोग बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस। और जिसका बैकवर्ड टाइप जो फील होता है दैट फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस। और जो दोनों लोग को डिवाइड करता है दैट इज सेपरेट करता है इसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट फ्लो। ठीक है, अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये मेनली टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है दैट इज एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को आप एंटीरियर लोब भी बोल सकते हो और न्यूरो हाइपोफाइसिस को आप पोस्टीरियर लोब भी बोल सकते हो। ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है मेनली डेवलप होता है फ्रॉम द आउटग्रोथ ऑफ फारेंस, जिसको हम लोग फारेंजियल आउटग्रोथ भी कहते हैं। और इसी आउटग्रोथ को हम लोग एक नेम देते हैं दैट इज रेथकिस पॉज। रेथकिस पॉज क्या है? रेथकिस पॉज इज बेसिकली अ फारेंजियल आउटग्रोथ। ये रेथकिस पॉज में मेनली तीन क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया, तीन पार्ट में। फर्स्ट वन इज पास्ट स्टेलिस, सेकेंड इज पास्ट ट्यूबेरिलिस एंड द थर्ड इज पास इंटरमीडिया। ठीक है, पास्ट स्टाइलिस, पास्ट ट्यूबेरिलिस एंड पास इंटरमीडिया। ये जो पास्ट स्टाइलिस होता है और पास्ट ट्यूबेरिलिस ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करता है दैट इज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब होता है इसको ये फॉर्म करता है कौन मिलके, दैट इज पास्ट स्टाइलिस एंड पास ट्यूबेरिलिस। और उसके बाद जो पास इंटरमीडिया होता है ये बेसिकली आपका जो मिडिल लाइन जो फॉर्म होता है जो सेपरेट करता है दोनों लोग को, इंटरमीडिएट और मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी इसको फॉर्म करता है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि एंटीरियर लोब्स ऑफ पिट्यूटरी का अरेंजमेंट अराइज कहाँ से हुआ, दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ पास्ट स्टेलिस एंड पास्ट ट्यूबेरिलिस, whereas पास्ट इंटरमीडिया इज बेसिकली द इंटरमीडिएट और मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, पास्ट स्टेलिस पास्ट ट्यूबेरिलिस दोनों मिला के फॉर्म किया दैट इज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड पास्ट इंटरमीडिया क्या फॉर्म किया दैट इज इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी। अब बात करें न्यूरो हाइपोफाइसिस दैट इज आपका हो गया पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ये मेनली डेवलप होता है फ्रॉम द एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का ही एक्सटेंशन फॉर्म है दैट इज का पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसीलिए इसका जो हार्मोन्स होता है मेनली हाइपोथैलेमस हार्मोन्स होते हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो इट द न्यूरो हाइपोफाइसिस इज बेसिकली डेवलप्स फ्रॉम द एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस नोन एज फास नर्वोसा। इसको कौन से पार्ट से ये एक्सटेंशन से ग्रोथ है दैट इज इसको हम लोग बोलते हैं फास नर्वोसा, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एडिनोहाइपोफाइसिस इज मेनली फॉर्म फ्रॉम, या फिर इसका पेरेंटल देख लो या फिर आउटग्रोथ देख लो, किस चीज से इसका फॉर्मेशन हुआ है दैट इज रैथकिस पॉज। रैथकिस पॉज पे मेनली फिर तीन पार्ट है दैट इज फास्ट स्टेलिस, फास्ट ट्यूबेरिलिस एंड फास्ट इंटरमीडिएट। फास्ट स्टेलिस फास्ट ट्यूबेरिलिस मिला के फॉर्म किया आपका एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, फास्ट इंटरमीडिएट फॉर्म किया दैट इज मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड फास्ट नर्वोसा क्या फॉर्म किया दैट इज पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो दोनों लोब और जो इंटरमीडिएट लाइनिंग है ये तीनों कहाँ से आया, इसका अरेंजमेंट कैसे हुआ, ये हम लोग इसका एनाटॉमी में देख लिए। अब हम लोग इसके आगे जाएंगे दैट इज इसका फिजियोलॉजी में इसका फंक्शंस क्या क्या है, उन सारी चीज को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी मेनली 7 हार्मोन सेक्रेट करते हैं। कितने हार्मोन्स को सेक्रेट करता है ये? मेनली 7 हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। और जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सारे हार्मोन्स प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। जो भी हार्मोन्स है जैसे दो तरह का मेनली हार्मोन होता है दैट इज प्रोटीनियस हार्मोन और स्टेरॉयडल हार्मोन। ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो होता है, जो इसका एंटीरियर पार्ट होता है, ये मेनली आपका प्रोटीनियस नेचर का ही जो भी हार्मोन्स होते हैं उसको ये सेक्रेट करता है। तो ये कितने नंबर्स होते हैं दैट इज 7 इन नंबर्स हार्मोन्स को ये सेक्रेट करता है। और ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं ये ट्रॉफिक इन नेचर होता है। ट्रॉफिक इन नेचर कहने का मतलब है कि ये सारे हार्मोन्स के पास स्टिमुलेटिंग पावर रहता है। ये क्या करते हैं कि कोई भी ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करेगा। मान लो जैसे यहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड है, तो ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सेक्रेट करेगा और ये जाके स्टिमुलेट करेगा किसको, थायराइड ग्लैंड को, कि आप थायराइड थायराइड हार्मोन को सेक्रेट करो। तो दैट इज ट्रॉपिक और इन ट्रॉपिक इन नेचर, इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिक या ट्रॉपिक इन नेचर और स्टिमुलेटिंग इन नेचर। तो जो भी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स है, जितने भी 7 हार्मोन्स निकलते हैं, ये सातों का सातों हार्मोन्स आपका ट्रॉपिक इन नेचर होता है। इसीलिए जितने भी हार्मोन्स होते हैं सारे हार्मोन्स को हम लोग ट्रॉपिन या ट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। इसमें सबसे पहला है दैट इज सोमेटोट्रोपिन, जिसको सोमेटोट्रोपिन कह लो या सोमेटोट्रोपिक कह लो या फिर ग्रोथ हार्मोन कह लो। तीनों का
सेम नेम है, दैट इज सोमेटोट्रोपिन या फिर सोमेटोट्रॉपिक, सॉरी सोमेटोट्रॉपिक। तो सोमेटोट्रोपिन बोलो या सोमेटोट्रॉपिक बोलो या फिर ग्रोथ हार्मोन, तीनों सेम चीज है, तीनों का अल्टरनेट नेम है। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन की बात करें तो इसको ये मेनली क्या करता है, रिटेंशन ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम, ये कैल्शियम और प्रोटीन का रिटेंशन में मदद करता है, बोन्स का इलोंगेशन में हेल्प करता है, मसल्स का ग्रोथ में मसल्स हेल्प करता है, विस्करल जितने भी ऑर्गन्स है उन सारे ऑर्गन्स के ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रोटीन को ये एक्युमुलेशन करता है, क्योंकि इसका नाम में है ग्रोथ हार्मोन, तो हर चीज का ग्रोथ कराएगा। और ग्रोथ कैसे होंगे, मसल्स का ग्रोथ होगा तभी एक पर्सन का ग्रोथ होता है, अगर उसके बोन्स का ग्रोथ होगा तभी पर्सन का ग्रोथ होगा। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो इसके बात करें कितने क्वांटिटी में ये रिलीज हो रहा है और सेक्रेट हो रहा है, उसके बेसिस पे इसको हम लोग दो क्लास में डिवाइड किया, दैट इज हाइपोसेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हाइपोसेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कहने का मतलब है कि जो भी हार्मोन है वो अगर लो क्वांटिटी में रिलीज होगा तो क्या क्या इफेक्ट करेगा बॉडी में, और हाइपर सेक्रेशन करने का मतलब है अगर ओवर रिलीज हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड से, देन वो बॉडी को किस तरह या फिर पर्सन को किस तरह से इफेक्ट करेंगे, वो दोनों चीज को। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एट अर्ली एज में इसका इफेक्ट कुछ और होता है, एडल्ट एज में कुछ इफेक्ट और होता है। अगर अर्ली एज का बात करें तो अगर हाइपोसेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हुआ, अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ तो अर्ली एज में ये क्या कॉज करता है, ड्वार्फिज्म, एक डिजीज है जिसमें क्या होता है कि पर्सन का हाइट छोटा हो जाता है, और इट कैन बी जेनेटिक एंड हार्मोनल, जेनेटिक्स भी हो सकता है और में हार्मोन हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी हो सकता है। तो ये जो ड्वार्फिज्म है इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज पिट्यूटरी ड्रॉप्स या मिडगेट्स। पिट्यूटरी ड्रॉप्स, मिडगेट्स, ड्वार्फिज्म ऑल आर सेम नेम, ठीक है, तो सबका एक ही नाम है, डॉर्फिज्म, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, डॉप्स एंड मिडगेट्स। अगर बात करें एडल्ट स्टेज में, अगर एडल्ट स्टेज में आपका हाइपोसेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हुआ देन क्या होगा, तो एक डिजीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमिक्रिका। ये एक्रोमिक्रिका क्या करता है कि ग्रोथ ऑफ लिम्स में इसमें अफेक्टेड होता है, जो भी आपके लिम्स हैं वो लिम्स अफेक्ट होता है, शॉर्ट हैंड हो जाएगा पर्सन का, और जो भी आर्म्स है उस आर्म्स का फिर नॉर्मल साइज होता है, कोई परफेक्ट साइज नहीं बन पाता है। एडल्ट स्टेज में हाइपोसेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के कारण इफेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमिक्रिका, इसके कारण डिजीज कॉज होता है, इसमें ग्रोथ ऑफ लिम्स अफेक्टेड हो जाता है, शॉर्ट हैंड हो जाता है और एबनॉर्मल साइज ऑफ आर्म्स हो जाता है। हाइपर सेक्रेशन की बात करें मतलब कि अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सेक्रेट हो जाए तो क्या क्या होता है, तो अर्ली स्टेज में गिगांटिज्म कॉज करता है, गिगांटिज्म जिसको हम लोग पिट्यूटरी जायंट्स के नाम से भी जानते हैं, इसमें पर्सन ओवर टॉल हो जाता है, ज्यादा लंबा हो जाता है। मिडिल स्टेज में बात करें इसके इफेक्ट का, तो इसमें क्या होता है कि हाइट ज्यादातर एक स्टेज तक हाइट बढ़ता है, उसके बाद हाइट रुक जाता है, हाइट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, लेकिन जो आर्म्स है वो लंबे लंबे हो जाते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं, और जो लोअर जो है दैट इज लोअर जो उसका इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसके कारण वैसे पर्सन का जो फेशियल शेप होता है वो आपके गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस शो करता है। सॉरी, ठीक है। फिर है आपका एफएसएच, एफएसएच जो होता है इसको हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और ये मेनली गैमेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, तो इसका नाम में ही स्टिमुलेटिंग, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड अभी स्टार्टिंग में हम लोग बोला डिस्कस किए थे, इट इज ऑल द हार्मोन्स आर ट्रॉफिक या ट्रॉफिक इन नेचर, मतलब वो किसी न किसी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। तो यहाँ पे भी एक हार्मोन रिलीज करता है दैट इज जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, और गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है, तो मेल में जो हुआ उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और फीमेल में हुआ तो उसको oogenesis कहते हैं। oogenesis is the basically the formation of ova or egg, and spermatogenesis is the formation of sperm। oogenesis और spermatogenesis that is gametogenesis को स्टिमुलेट करता है कौन, एफएसएच। फिर बात करते हैं एलएच, एलएच जो होता है जिसको हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये फीमेल में प्रेजेंट होता है, जो कि ओव्यूलेशन कराता है एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करता है एक हार्मोन सेक्रेट करके, दैट इज इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। इसीलिए जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है इसको हम लोग टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में व्हिच ग्लैंड इज नोन एज टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड, द आंसर विल बी कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड होता है क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं कुछ ही टाइम के लिए, कुछ ही दिनों के लिए, दैट्स व्हाई कॉर्पस ल्यूटियम इज नोन एज टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड। फिर है इसमें इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि मेल में होता है, और ये आपका लेडिक सेल जो होते हैं उसको ये स्टिमुलेट करता है ताकि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज कर सके। फिर बात करते हैं एलटीएच का, दैट इज लैक्टोजेनिक हार्मोन, जिसको हम लोग प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। ये प्रोलैक्टिन का अल्टरनेट नेम है दैट इज लैक्टोजेनिक हार्मोन, और ये मिल्क प्रोडक्शन को में प्रमोट करता है। जैसे कि मान लो ये आपका जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी है,
इसमें क्या होता है कि छोटे-छोटे वेसिकल्स में मिल्क आपका प्रेजेंट रहता है, तो ये क्या करता है उसको जाके और वेसिकल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। फिर आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नाम में ही है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये बेसिकली क्या करता है, आयोडीन जो होता है उसके अब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज करता है। तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है किस चीज के लिए, कि आप थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करो। ठीक है। फिर है आपका एसीटीएच, जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स, अभी हम लोग देखेंगे जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड को, उसमें देखेंगे कॉर्टेक्स, मेडुला, अलग अलग रीजन होता है। उसमें से ये कौन सा रीजन को स्टिमुलेट करता है एसीटीएस, दैट इज एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या करता है फिर फर्दर कॉर्टिकॉइड्स और एड्रीनल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन को रिलीज करता है। इसके बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे जब एड्रीनल ग्लैंड को अलग से पढ़ेंगे। अब ये सारे हार्मोन क्या है, 7 हार्मोन, दैट इज ये सारे 7 हार्मोन है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, मतलब जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है वो सारे। अब हम लोग बात करेंगे पोस्टीरियर लोब, जिसको हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस या फिर पास नर्वोसा कहते हैं। जो पोस्टीरियर लोब होता है इसमें मेनली दो हार्मोन रिलीज होते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन, जिसको हम लोग पीटोसिन भी कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज वैसोप्रेसिन और वी कैन से एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है। अब हम लोग पहले देखते हैं ऑक्सीटोसिन को, फिर देखेंगे वैसोप्रेसिन को। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये मेनली यूट्रेन वाल जो होता है, मसल्स होता है, मेनली मायोमेट्रियम। जब हम लोग यूटरस आप लोग पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन में कि वहाँ इंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम लाइक लाइनिंग होता है, तो ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ये मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन कर को स्टिमुलेट करता है, ताकि जो भी पार्चुरेशन प्रोसेस हो वो इजीली हो। ठीक है। तो ये बेसिकली स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रिन मसल, कौन सा पार्ट को, दैट इज मायोमेट्रियम। सेकेंडरी थिंग दैट इज हेल्प्स इन पार्चुरेशन, मतलब कि जो भी फुल्ली फॉर्म फीटस होगा उसको यूट्रस से बाहर निकलने में मदद करता है। दैट इज हेल्प्स इन पार्चुरेशन, दैट इज एक्सपेलिंग द फुल्ली फॉर्म फीटस। इट इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन, इसीलिए इसको हम लोग बर्थ हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये बेबी को डिलीवरी में हेल्प करता है। फिर ये उसका और एक काम है, दैट इज मिल्क इंजेक्शन बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल अराउंड मेमोरी ग्लैंड। तो अगर मेमोरी ग्लैंड है इसमें जो वेसिकल्स है इसको क्या करता है, ये वेसिकल्स को स्क्वीजेस करता है, जिसके कारण मिल्क का सेक्रेशन होता है। तो ये मेनली मिल्क इंजेक्शन में भी मदद करता है। और इंजेक्शन ऑफ मिल्क को हम लोग क्या करते हैं, दैट इज गैलेक्टोजेनिक इफेक्ट। इनडायरेक्टली वे में जो ऑक्सीटोसिन और पीटोसिन है एक गैलेक्टोजेनिक इफेक्ट शो करता है। एंड व्हाट इज गैलेक्टोजेनिक इफेक्ट, गैलेक्टोजेनिक इफेक्ट इज बेसिकली द इंजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, इज नोन एज गैलेक्टोजेनिक इफेक्ट। इसीलिए जो ऑक्सीटोसिन इसको होता है, इसको लव हार्मोन, कडल हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन्स हैं हम लोग जानते हैं। और इसका मेनली 3 फंक्शन है। तो फर्स्ट वन इज दैट इज पार्चुरेशन में हेल्प होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरिन वॉल जो कि मेनली मायोमेट्रियम होता है, एंड आपका जो दैट इज होता है इजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क का इजेक्शन में ये हेल्प करता है। पोस्टीरियर लोब के निकलने वाला सेकंड हार्मोन की बात करें, दैट इज वैसोप्रेसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसका पहला काम है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टेरियल, जो भी आर्टेरियल है इसको कॉन्ट्रैक्शन में ये मदद करता है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, जो भी ब्लड जो फ्लो कर रहा है इसमें, अगर किसी चीज को हम लोग पाइप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इस भी क्या करता है, ब्लड जो आर्टेरियल होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण जो भी इसके अंदर फ्लूइड है दैट इज ब्लड है, इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो वैसोप्रेसिन मेनली प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टेरियल and basically it increases blood pressure. It also helps in absorption of water, वाटर का absorption में मदद करता है। एंड कहाँ से मदद करता है, दैट इज जो किडनी होता है, किडनी का जब आप स्ट्रक्चर देखे होंगे दैट इज इसमें पीसीडी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, कलेक्टिंग मेनली होता है। तो इसमें क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इनहेंस करता है फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। अगर अगला फंक्शन की बात करें, मतलब कि अगर आइडिया ज्यादा हो जाए देन क्या होगा, मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन अगर ज्यादा हो जाए देन क्या होगा, अगर व्हाट इफ द हाइपर सेक्रेशन ऑफ एडीएच इज देयर देन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विल आल्सो इनहेंस। अगर एडीएच का कंसंट्रेशन हम लोग का बॉडी में किसी पर्सन में ज्यादा सेक्रेशन हो रहा है, उसका ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इट मींस कि आपका जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा बॉडी में दैट इज थ्रू डीसीटी एंड कनेक्टिंग दैट, वो भी इनहेंस करेगा। इसके कारण क्या होगा कि आपका जो वाटर का होगा यूरिन वो आपका कम निकलेगा, जो कि एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। मोर एडीएच enhance absorption of water and more absorption of water than less H2O in urine, and that is the condition of hypertonic। फिर हाइपोसेक्रेशन ऑफ एडीएच, अगर हाइपोसेक्रेशन हो जाए एंटी डायरेटिक हार्मोन का देन क्या होगा, तो अगर हाइपोसेक्रेशन ऑफ एडीएच होता है देन लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा दैट इज फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट या फिर आपका डिस्टिटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इसका मतलब कि यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा और यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और ये जो यूरिन वॉल्यूम का अगर न्यूमेरिक वैल्यू देखे देन अप टू 10 लीटर पर डे तक ये यूरिन आपका
बॉडी से इजेक्ट हो सकता है या निकल सकता है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडियस। अगर यूरिन वॉल्यूम इनहेंस हो गया और अप टू 10 लीटर पर डे होने लगा, तो कंडीशन होता है पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडियस। एंड दिस डायबिटीज इंसिपिडियस इज डिफरेंट फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो ये जो डायबिटीज इंसिपिडियस है, इसमें क्या होता है कि आपका जो यूरिन वॉल्यूम होता है, ये आपका इंक्रीज हो जाता है, लेकिन उसमें किसी तरह का शुगर प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जो डायबिटीज मेलाइटस होता है, इसमें बेसिकली ग्लूकोज शुगर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो डायबिटीज इंसिपिडियस, वहां पे भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, यहाँ पे भी होता है। लेकिन जो डायबिटीज मेलाइटस वाला केस होता है, वहां पे आपका क्या होता है कि जो यूरिन होता है उसमें शुगर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडियस वाले केस में किसी तरह का शुगर प्रेजेंट नहीं होता। तो दीज ऑल आर द थिंग्स ऑफ बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के ये सारे हार्मोन्स थे और इसके कुछ स्ट्रक्चर को हमने देखा। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे और बाकी जो ग्लैंड है, दैट इज पेनक्रियाज हो गया, आपका एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे चीजों को हम लोग, पैराथायरॉइड ग्लैंड, इन सारे ग्लैंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।